हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आज के आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूं एक तुलनात्मक विवरण जो कि प्राचीन इतिहास से और मध्यकालीन इतिहास तक और यहाँ तक कि ब्रिटिश काल तक फैला हुआ है। इस पीरियड में हम ये देखेंगे कि जो भूमिकर था उसकी दर कितनी थी और क्यों ऐसा हो रहा था। अगर हम देखें तो जो आर्यों के राजा थे, चाहे वो मौर्य वंश हो और चाहे गुप्त वंश हो, चाहे हर्षवर्धन वंश हो, चाहे अन्य वंश हो, अगर देखें तो गुर्जर प्रतिहार हो या फिर दिल्ली सल्तनत का काल हो या फिर मुगल काल हो, इन सभी कालों में जो राजा थे वो वहाँ के राजा थे और राजा होने के कारण उनके पास कई सारी सुविधाएं प्राप्त थीं। पहली सुविधा तो ये थी कि वो राजा होने के कारण उनके पास केवल आय का केवल एक ही साधन नहीं था, उनके पास आय के बहुत से साधन थे, जिसके कारण उस पर केवल एक भूमि कर पर ही डिपेंडेंस उनकी नहीं थी। एक तो ये कारण था और दूसरा कारण ये था कि राजा, इन सभी राजाओं ने, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे हर्षवर्धन काल हो और चाहे गुर्जर प्रतिहार काल हो, इन सभी कालों में अगर देखा जाए तो ये लोग पहले जमीन को पैमाइश करवाते थे और जमीन की पैमाइश करवा करके उसकी उत्पादकता के आधार पर और तब उसका कर निर्धारण होता था। तो और तीसरी बात कि हमेशा ये जो कलेक्शन था रेवेन्यू का, भूमि कर का, ये लोकल लोगों द्वारा किया जाता था और लोकल लोगों द्वारा किए जाने के कारण, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा किए जाने के कारण ये होता था कि वहाँ पर अगर सूखा पड़ रहा है, अगर बाढ़ आ रही है, अगर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो यह उनकी आंखों के सामने घटता था और इसलिए प्रधान या ग्राम पंचायत का जो भी वहाँ पे सरपंच होता था, उसके भी खेतों में उसी तरह की चीज़ें होती थीं। इसीलिए वह न केवल उत्पादकता के आधार पर तो वो वसूलते ही थे, दूसरी बात ये थी कि वो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको भी जो है ध्यान में रखते थे, क्योंकि उनके साथ भी वो चीज़ें घटती थी, क्योंकि उसको कलेक्ट करने वाले लोग वही थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये, और अगर हम ब्रिटिश काल को देखें तो ब्रिटिश लोग एक व्यापारी थे और व्यापारी के पास कोई राजा की हैसियत नहीं होती, उसके पास केवल एक ही प्रकार का टैक्स उसके पास था और वो था भूमि कर। इसीलिए उन्होंने जो भी टैक्स लगाए वो टैक्स जो है उनको लगाना लाजमी था, उनको आवश्यक था और उन्होंने उसमें ये नहीं कभी पैमाइश की कि ज़मीन की कैसी है उसकी पैमाइश नहीं की उन्होंने की, उसकी कैटेगरी उत्पादकता के आधार पर नहीं बांटी। बस उन्होंने एक मुश्त रकम जो है देने के लिए कह दिया, कभी परमानेंट सेटलमेंट में उनको, रजवाड़ों को उनको कह दिया, जमींदारों को कह दिया, और इसी तरह से महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम में भी वो हुआ। यद्यपि रैयतवाड़ी सिस्टम में रैयत जो है यानी प्रजा जो है प्रधान जरूर बन गई थी, लेकिन इन सभी में हम क्रम से विवेचन करते हैं। मौर्य काल में जिसको सीता, उद्रंग या टैक्स या भाग कहा जाता था, ये कुल प्रोड्यूस का जो कुल उत्पादन होता था उसका 1/6 भाग टैक्स के रूप में होता था। दूसरी बात ये थी कि मौर्य राजाओं के पास भी तरह तरह के आय के साधन थे और वो केवल इसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, तो इस कारण से प्रजा उनके काल में खुशी थी, क्योंकि 5/6 भाग कि जनता के पास चला जाता था। लेकिन अगर गुप्त काल को देखें तो गुप्त काल में भी विजय, काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो इन सब लड़ाइयों के दृष्टिकोण से 1/4 से लेकर के 1/6 तक कुल प्रोड्यूस का, कुल उत्पादन का टैक्स लगता था और ये निर्भर करता था कि लैंड की कैटेगरी किस प्रकार की है, उर्वर है या परती है या बंजर है, तो या आबादी है, किस प्रकार की भूमि है, इस पर यह डिपेंडेंट था। इसलिए 1/4 से लेकर 1/6 तक टैक्स लगा करता था। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश में भी देखें और अगर हर्ष के भी समय में देखें तो कुल प्रोड्यूस का, कुल प्रोडक्शन का 1/6 भाग उनके पास टैक्स के रूप में लेते थे और 5/6 भाग किसानों के पास रहता था, जिसलिए किसान भी खुश थे और उनका राज्य भी
खुश था और उनका परिवार भी खुश था, किसी प्रकार का असंतोष प्रजा में नहीं था। और अगर हम देखें तो चोलों के काल में, क्योंकि चोल एक महाशक्ति थे और चोलों ने न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका और कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड आदि में भी आक्रमण किए और वहाँ पर उन्होंने उनको एक बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने नौसेना की भी उनको ज़बरदस्त ज़रूरत थी। इस नौसेना को भी मेंटेन करने के लिए, बड़ी सेना को स्थापित करने के लिए ज़रूरी था कि टैक्स को ज़्यादा लगाया जाए। इसीलिए इनके कार्य में हम देखते हैं तो 1/6 से 1/3 तक टैक्स लगाया जाता था। यद्यपि कि ये भूमि की उत्पादकता दरों पर भी आधारित था, लेकिन इसके बढ़ने का कारण एक ये भी था कि उनके पास एक बहुत बड़ी फौज थी जिससे वो बहुत बड़े राज्य का निर्माण कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके पास एक बहुत बड़ी नेवी फ्लीट थी। इसके बाद अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के काल में भी खिराज जिसको कहा जाता था, पूरा 1/4 भाग जो है टैक्स का उत्पादन का लिया जाता था। पूरे दिल्ली, चाहे वो खिलजी काल हो और चाहे वो गुलाम पीरियड हो, सभी में, चाहे तुगलक पीरियड हो, तो इन सब में 1/4 भाग लिया जाता था। और अगर हम देखें तो इसमें खिलजी ने जो है नगद रूप में वसूला था, जो भी टैक्स था वसूलते थे। और इसके बाद अगर हम देखें मुगल काल में, तो मुगल काल में भी राजा टोडरमल थे और राजा टोडरमल ने पैमाइश करवाई थी और उसके आधार पर 1/3 टैक्स निर्धारित किया गया था। यद्यपि ये अन्य हिंदू राजाओं से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ऐसा था कि भारत की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ नहीं हुई। दूसरी बात ये थी कि ये भी भूमि की कैटेगरी के आधार पर ही लगाया जाता था और लोकल लोग उसको वसूलते थे। इसमें लोकल एलिमेंट इन्वॉल्व होने के कारण मानवीयता का भी एक पुट उसमें लगा हुआ था। अगर हम शेरशाह के पीरियड में देखें तो मुगल काल की तरह 1/3 यहाँ भी जारी रहा और शिवाजी के काल में 2/5 यानी 40% तक टैक्स चला गया था। क्योंकि शिवाजी के कार्यकाल में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि औरंगजेब लगातार मराठों से युद्ध कर रहा था और मराठों को एक सेना की आवश्यकता थी और लगातार मेंटेन करने की आवश्यकता थी। इस दशा में उनकी विशेष परिस्थिति के कारण उनको टैक्स लगाना ज़्यादा, उन्होंने टैक्स लगाया। और इसके बाद अगर हम देखें विजयनगर राज्य में, जो कि हिंदू राज्य था, उसमें भी कुल 1/4% कुल उत्पादन का टैक्स लिया जाता था। और अब आते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि व्यापारिक कंपनी थी और इसके पास कोई अन्य आय का साधन नहीं था, केवल एकमात्र साधन उसके पास भूमि कर या मालगुजारी कर था और वो यहाँ राजा भी नहीं थे। तो इसलिए, और ना उन्होंने, जब उनके पास ये क्षमता थी कि ज़मीन को एक नए सिरे से उसको कैटेगरी बनाए, उसकी उत्पादकता के आधार पर उसका मेजरमेंट करें और उसके आधार पे फिर टैक्स इम्पोज किया जाए। लेकिन उनको एक फिक्स सम या रकम चाहिए थी ताकि उनकी कंपनी को और अधिक बढ़ाने के लिए, राज्यों को जीतने के लिए पैसा मिलने लगे और खुद उनको अपनी जेबें भरने के लिए भी मौका मिले। और इसी के बीच उन्होंने तमाम बिचौलिए जो रख रखे थे, चाहे वो ज़मींदार हों, उनको भी जो है अपनी जेबें और अपने टैक्स वो परिवर्तित करते रहते थे ताकि वो भी आराम से मज़े से रह सकें। और भारतीय जनता का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर रिकार्डो की थियरी का प्रयोग किया गया था। रिकार्डो ये मानते थे कि ज़मीन में जो भी उत्पादन होता है, ओवर एंड एबव जो कास्ट है, जो इनपुट लगाई जा रही है, वो सब राज्यों का है। और इसीलिए अगर हम देखें तो मुगल काल, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के काल में, तो जो एक सिद्धांत था कि हम जो इनपुट है या लागत है उसके ऊपर का सारा रेंट है और सारा रेंट हमको जाना चाहिए, तो वो उस सीमा तक सोचते थे। इसीलिए वो मुश्किल से 5% या 7% या 10% भाग ही केवल उनको इनपुट के बाद छोड़ते थे। इसलिए किसान गरीब से गरीब होता जा रहा था और ऋणग्रस्तता में ग्रसित हो जा रहा था। इसके साथ ही साथ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्चक्र में भी फंसता जा रहा था। अगर हम कागज़ में देखें तो 10/11 भाग परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स के रूप में मांगा गया था और 1/11 कहा गया था कि उसके पास रहेगा, लेकिन जमींदार के पास रहेगा। लेकिन वस्तु स्थिति ये थी कि जो टैक्स कंपनी को देना था स्थायी बंदोबस्त में, वो तो फिक्स था, लेकिन जो जमींदार को देना था वो अपने समय के हिसाब से अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे। और इस प्रकार से वो पूरा का पूरा जो उत्पादन लागत है उसके बाद जो भी आधिक्य होता था वो सब रेंट मानते थे और सब उसको वसूल लेते थे। अगर हम कागज़ पर देखें तो कागज़ पे माहलवाड़ी प्रथा में भी
66% तक टैक्स कागज पर लिखा हुआ। तो अगर हम देख लें कि 66% अगर कागज पर लिखा हुआ है तो ये कुल मिलाकर के 90% तक चला जाता था और केवल उनके पास केवल लागत ही लागत बचती थी और अतिरिक्त जो सरप्लस उत्पादन था वो उनके पास नहीं बचता था। बाकी सारा का सारा अंग्रेज़ों को या जमींदारों को उनको देना पड़ता था। अगर तीसरा रैयतवाड़ी सिस्टम में देखें तो रैयतवाड़ी सिस्टम में कुछ मानवीय अंश जरूर था, इसमें कुछ पैमाइश की गई थी और रैयत यानी किसानों को ही कलेक्शन करने के लिए कहा गया था और रैयत को ही और मान लिया गया था कि आप इसके मालिक हैं और वहाँ पर जो है कुछ रियायतें ज़रूर दी गई थी और इसी के हिसाब से जो राजस्व तय किया गया था वो लगभग 50%, जहाँ पे सिंचाई नहीं हो सकती थी शुष्क भूमि के लिए और जहाँ पे सिंचाई हो सकती इरिगेटेड लैंड के लिए वहाँ पे 60% रखा गया था। लेकिन फिर हम ये कहते हैं क्योंकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास लैंड टैक्स के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था आय के लिए, और दूसरा वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे और बढ़ाने के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी और साथ साथ अपनी जेबें भी भरना चाहते थे। इसलिए लगभग और वो एक सिद्धांत पर आधारित थे कि जो भी कास्ट से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो सब रेंट है, जो कि रिकार्डो की थियरी में रिकार्डो कहता है और उसी थियरी के आधार पर पूरा का पूरा रेंट या तो जमींदार ले लेते थे या तो अंग्रेज़ों के पास चला जाता था। इस प्रकार से जो आर्यों के कार्यकाल में और मुगलों के कार्यकाल में, दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल के बाद जो अंग्रेज़ों का कार्यकाल आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काल, उसमें उन्होंने किसानों को इतना ज़्यादा चूसा कि वो बेचारे बिना खाना खाए ही, बिना खाने के मर गए। उनको भूखमरी, और जबकि यहाँ तक कि भूखमरी के भी समय वो वसूला जाता था धन, इसीलिए उन्होंने मनी लेंडर से लोन लिया और बाद में उस लोन को भी अदा नहीं कर सके। इन सब कारणों से हमारे भारतीय किसान जो थे और जो प्रजा थी वो लगातार शोषित हो रही थी और इस शोषण के कारण उन्होंने बाद में जो काफ़ी लोग तो मर गए और जो बचे उन्होंने बाद में 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि विभिन्न प्रकार के कार्यकाल में क्या क्या टैक्सेस थे और अब हम अलग अलग कार्यकाल में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।